मेरे पास आपका एक ट्वीट है जो कि है 8 मई का, जिसमें आप देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो फ्यूल के प्राइजेस हैं इसको आप इमीडिएटली बढ़ाइए। एंड उसमें आपने लिखा आई एम बेगिंग, मैं भीख मांगता हूँ मोदी जी प्राइजेस बढ़ाइए जी। 8 मई को ये होता है, 10 मई को प्राइम मिनिस्टर आते हैं और वो अनाउंसमेंट्स करते हैं, सबने देखा कि गोल्ड खरीदना बंद कीजिए, फॉरेन ट्रिप्स मत कीजिए और फ्यूल को सेव करने की कोशिश कीजिए, वर्क फ्रॉम होम। 15 मई को 3 रुपए के हिसाब से प्राइजेस हाइक कर दिए जाते हैं। आई वांट टू अंडरस्टैंड ये जो आप पैटर्न रिकग्निशन करते हैं ये कैसे करते हैं, और व्हाई डिड यू से कि जो फ्यूल है उसके प्राइस हमें बढ़ाने चाहिए फॉर मिडिल क्लास एंड फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। ये देखिए, मेरा गुस्सा अभी क्या है, ये 3 रुपए कुछ भी नहीं है। कम से कम 25 होते हैं, 50 से 30 रुपए बढ़ना चाहिए, 3 रुपए नहीं बढ़ना चाहिए था। और मैं बताता हूँ क्यों। ये पैटर्न हमको पता था कि पहले से ही है। ऑलमोस्ट विद इन 15 डेज जब ईरान युद्ध शुरू हुआ था, 15 दिन के अंदर लगभग पता चल गया था। उसके बाद हमने लगभग और 15-20 दिन जब हम स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे थे, तब से पता चल गया था कि बॉस ये अनसस्टेनेबल है। हम सोच रहे थे कि जल्दी से उस युद्ध का वो युद्ध खत्म हो जाएगा और वो ब्लॉकेड खत्म हो जाएगा। वो नहीं हुआ, जो वी ऑल्सो गेस्ट की नहीं होने वाला है। पर इतना लंबा ब्लॉकेड चलेगा और अमेरिका उसके बारे में कुछ भी नहीं करेगा, वो काउंटर ब्लॉकेड करेगा, ये हमने सोचा नहीं था। ठीक है, सो वी न्यू एट दैट टाइम इटसेल्फ कि क्या होने वाला है। दिस इज बेसिक इकोनॉमिक्स, इसमें कोई ज्यादा सेंस की जरूरत नहीं है। क्यों? अब सब मानते हैं कि भाई इधर ब्लॉकेड है, पर कितने सारे और ऑयल सप्लायर्स हैं। इंडोनेशिया में से ऑयल निकलता है, नाइजीरिया में से ऑयल निकलता है, वेनेजुएला से ऑयल निकलता है जो अब खुल गया है थैंक्स टू मदुरो का वो रिजीम चेंज। रूस से बहुत सारा ऑयल निकलता है, आप नॉर्थ सी से ऑयल निकलता है, आप कहीं से भी तेल खरीद सकते हो। बट बॉस, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 60% वो गल्फ से आता है। ठीक है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब तेल होना एक बात है, उसको प्रोसेस करना अलग बात हो। रिफाइनरीज की बात कर रहे हो? एक्सट्रैक्शन इंडिया से या बाहर से? बाहर से। Okay. एक्सट्रैक्शन तो इंडिया में बस रिफाइनिंग होता है। Okay. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब 60% सप्लाई डिसरप्ट हुआ है, बाकी का 40% जो सप्लाई है कंपटीशन में है पूरे दुनिया में सप्लाई के लिए। ठीक है, अगर आप दाम कम रखोगे, लोग उसी देश को बेचेंगे जो ज्यादा दाम दे रहा है। अब देखो, अगर मेरे को सपोजिंग आपका फेवरेट सब्जी क्या है? आलू मत बोलना, बहुत राजमा। ठीक है, तो आपने ये बहुत सुंदर सा एक जम्मू का वो स्पेशल राजमा देख लिया दिल्ली के एक दुकान में। हम दोनों ने एक ही टाइम पे देखा और हम वो दुकान पे चले। उसके बस एक ही अब चार बोरियां हैं देने के लिए। 6 बोरियां आउट बिक चुकी हैं या ब्लॉकेड में है, 4 बोरियां हैं। भैया कितने का है? 200 रुपए पर किलो है। ठीक है, मैं 200 पे लूंगा। नहीं भैया, मैं 300 पे लूंगा। देन यू से भाई मैं 300 तक नहीं जा सकता हूं, वो तो मेरे को ही बेचेगा ना। सो राइट नाउ ये सप्लायर मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट नहीं है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि वो सप्लाई 60% कम हुआ, अब 40% पे है। प्रॉब्लम क्या है? पहले आपको पता है जो क्रूड ऑयल आता है उसके 70,000 डेरिवेटिव्स हैं। प्लास्टिक क्रूड ऑयल से बनता है। It's all hydrocarbon, it's polymers and things come from hydrocarbons, right? अब इसमें क्या होता है कि आप पहले क्या कर रहे हैं, फ्यूल सिचुएशन को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और उसके वजह से आपके जो रिफाइनरीज जो बहुत सारे 70,000 अलग चीजें बना रहे थे, अब बस 3 चीज बनाने में लगे हुए, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ठीक है, जो उसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर से होता है। वो जितना ऊपर जाते रहता है, अलग अलग वो यूट्यूब कोई भी देख लेगा हमारे व्यूअर्स, दे कैन लुक व्हाट अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर इज, उसमें होता है। सरकार ने सब रिफाइनरीज को बोला आप बस इन 3 फ्यूल्स पे कॉन्सेंट्रेट करो। केरोसिन क्योंकि वो एविएशन फ्यूल होता है, डीजल क्योंकि वो ट्रक फ्यूल कमर्शियल फ्यूल होता है, और पेट्रोल क्योंकि वो गाड़ी फ्यूल होता है। ठीक है, दिस इज अनसस्टेनेबल। फर्टिलाइजर्स के लिए इस्तेमाल होता है, वो क्या करेगा? प्लास्टिक इंडस्ट्री क्या करेगा? आप कितने सारी चीजें प्लास्टिक इस्तेमाल करते हो,
वो सब क्या करेंगे भाई? सो यू आर हर्टिंग योर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाउन द लाइन, ठीक है? दूसरी बात इसमें क्या है कि जब आप देखोगे कि आपका रिफाइनमेंट कैपेसिटी इतना ही है और उसका पूरा का पूरा रिफाइनमेंट आप 100% पे चला रहे हो। आप एक एथलीट को देख लो, वो रेस्ट करता है और फिर जाके विंबलडन के टाइम पे वो अपना फुल 100% देता है। बट फेडरर और नडाल कांट बी डूइंग विंबलडन एवरी सिंगल डे। वैसे परफॉर्मेंस वो कर नहीं सकता है, इसीलिए साल में 4 बार फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन पर ही कर पाते हैं। तो हर 3 महीने एक बार पीक परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं, ठीक है? मे बी वंस अ मंथ बिकॉज देयर बी इधर उधर अदर टूर्नामेंट्स, ठीक है? अदरवाइज दे आर नॉट एबल टू डू इट। यू वांट these guys to be running at 100% capacity 24/7 for the last अब क्या 86 days हो गए, आई थिंक 85-86 days हो गया है। इट इज इम्पॉसिबल। जब से ईरान वॉर है तब से हुआ है, तब से हुआ है, जब से शॉर्टेज शुरू हुआ है। अब क्या हो रहा है कि फर्स्ट सिंगल प्रोडक्ट, वेल 3 प्रोडक्ट मार्केट हो गया है। दूसरा, इसमें आप फुल कैपेसिटी पे कर रहे हो, यानी कि जो टावर था वो नॉर्मली 50-60% पे चलता है फॉर पीक परफॉर्मेंस। इट इज नाउ रिड्यूस सो मच कि वो टावर का जो शेल्फ लाइफ था 20 साल का, इट इज नाउ गोइंग टू बी रिड्यूस। ऐसे ही अगर चलता रहा, इट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड मैसिवली। अब इसमें आप पूछ रहे हो मेरे से कि व्हाई इज दिस 103 नॉट इनफ? व्हाई डज इट नीड टू गो अप टू 125, 130? इजंट इट अनफेयर ऑन द कंज्यूमर्स? कंज्यूमर्स ने क्या किया है ये सब करने के लिए? देखिए, ये हेल्थ इंश्योरेंस की तरह है। आप हर साल हेल्थ इंश्योरेंस देते रहते हो क्योंकि कोई भी दिन आपको कैंसर हो सकता है, कीमोथेरेपी और व्हाटएवर के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा। पर आपको पता है, हिंदुस्तान में जब आप कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, आपके पहले 1, 2, मे बी 3 ट्रीटमेंट के लिए आपको पैसा मिलेगा, उसके बाद यू आर ऑन योर ओन। तो पहले 3 दिन के लिए आपको ये मिलेगा, उसके बाद आपको खुद अपने पॉकेट से ही निकालने का, वो क्या एक कीमोथेरेपी का एक 70 to 24 लाख, समथिंग लाइक दैट, ईच इंजेक्शन और इन्फ्यूजन, व्हाटएवर इट्स कॉल्ड, आई डोंट नो। दिस इज लाइक दैट। आपका जो टैक्सेस थे, सब बोल रहे हैं कि भाई पहले तो प्राइसेस इतने कम थे, उस पैसे का क्या किया? वेल, उस पैसे का क्या किया? आपने रिजर्व बना के रखा था। टुडे यू हैव एग्जॉस्टेड दैट व्हाटएवर 30-40 डेज का जो रिजर्व था, जो बफर था, यानी कि आपके इंश्योरेंस 3 इंश्योरेंस पेमेंट्स हो गए हैं, और नाउ यू आर ऑन योर ओन। तो क्या पेशेंट मर जाएगा? या जब आप कैंसर पे हो, आपके बैंक में 50-70 लाख पड़ा है, नहीं भाई मेरे को मरने दो, मेरे को एक और कीमो का शॉट नहीं चाहिए। गॉट इट। दैट इज द वे दिस वर्क्स। सो दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। नाउ मैं इस पे बहुत तमाशा नहीं मैंने किस दिन को शुरू किया था ये कैंपेन? जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हुए, उसके पहले मेरे को पता था कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन के टाइम पे आप प्राइसेस नहीं बढ़ाओगे। बट उसके बाद बस इट इज फिस्कली इररेस्पॉन्सिबल टू नॉट रेज प्राइसेस। और मैं अभी गुस्सा में हूं क्योंकि बस 3 रुपए करवाया है। 3 रुपए से कुछ नहीं होने वाला है बॉस। राइट। जो अगर आप अभी क्रिब कर रहे हैं इसके लिए, जो इकोनॉमिक डाउनटर्न होने वाला है, इफ यू डोंट रिड्यूस इट टू 125, 130, उसमें पता नहीं कितने करोड़ नौकरियां जाने वाले हैं। और फिर आप फिस्कल डेफिसिट में पड़ोगे अगर उन नौकरियों को आपने जाने से रोका फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ। वो फाइनेंशियल सपोर्ट का भी टैक्स जो आप अभी पर लीटर 25 रुपीज में देने को बोल रहा हूं, ज्यादा 125 रुपए अगर आपने अभी नहीं दिया तो आपका टैक्स में अगली बार आपको 50 रुपए और देने पड़ेंगे। और अगर उस टाइम भी अगर आपने 50 रुपए और नहीं दिए तो डाउन द लाइन इन से अबाउट 1 year's टाइम आपको इनकम ही नहीं रहेगा। गॉट। और इन्फ्लेशन आपका जो अभी 5 करोड़ पड़ा हुआ है वो 5 लाख बना के रख देगा आपके बैंक अकाउंट में। गॉट इट। तो इसके जो बेसिक 4 पॉइंट्स हैं, हेल्प मी अंडरस्टैंड कि चारों पॉइंट्स वही हैं जो मैं समझ रहा हूं। हम ये पहली चीज कह रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से बहुत सी चीजें बनती हैं।
बट अभी के हिसाब से हम इंडिया में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन इन तीनों चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि क्रूड ऑयल से एलपीजी भी होगा और ऐसी बहुत सारी चीजें जो बन सकती थी पर नहीं बन रही। रिफाइनमेंट थ्रेशोल्ड, जितनी जो हमारे इंडिया के अंदर जो क्रूड ऑयल आ रहा है उससे, जो रॉ तेल आ रहा है उससे जो हम बनाते हैं, वो जो रिफाइनरीज हैं वो अभी अपनी 24 आवर कैपेसिटी पे चल रही है, फुल कैपेसिटी पे चल रही है और इसके आगे वो नहीं काम कर सकती। दैट्स योर सेकंड पॉइंट। थर्ड इज कि आम इंसान पे जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये जैसे इंश्योरेंस होती है, एक प्रीमियम के बाद दोबारा नहीं पैसा आता, ये बेयर करना पड़ेगा। फोर्थ इज कि अगर हमने ये प्राइसेस नहीं बढ़ाए तो इवेंचुअली जो टैक्सेस हैं वो बढ़ जाएंगे, तो ऑलरेडी जो आप पैसे कमा रहे हैं उसी से वो टैक्सेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। यहां तक मैं सही समझा? डायरेक्ट टैक्सेस, और अगर वो नहीं करेंगे तो इतना डेफिसिट की वजह से इन्फ्लेशन इतना बढ़ेगा कि आपका जो सेविंग्स है वो एकदम मिट जाएगा।